नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। आज मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टिका, लेकर एक बार फिर से महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए। आपको बताएंगे कि आज कौन सी महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे। जी हाँ, लेकिन सबसे पहले शुरू करेंगे आज की तिथि के साथ। तो आइए डालते हैं नज़र कि क्या है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है श्रावण और आज है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। तारीख है 19 जुलाई और दिन है बुधवार। इसी के साथ कामना करती हूँ कि आज का दिन आप सभी का मंगलमय हो। आगे बढ़ेंगे और डालेंगे एक नज़र आज के दिन के इतिहास पर कि क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी आज ही के दिन इतिहास में। तो चलिए चलते हैं सेगमेंट आज के इतिहास की ओर। सन 1827 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे जी का जन्म हुआ था। सन 1900 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली बार मेट्रो रेल चली थी। सन 1969 में अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने यान से बाहर निकल के चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की थी। सन 1969 में आज ही के दिन भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। सन 2001 में नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। सन 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। सन 2008 में अमेरिका ने प्रशांत महासागर में लक्ष्य निर्धारित कर लंबी दूरी तक मार सकने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया था। तो जी हाँ दर्शकों, ये वो सारी घटनाएं थी जो आज के दिन इतिहास में घटी थी। आगे बढ़ेंगे और आप सभी के साथ साझा करेंगे एक अच्छी सी बात, यानी कि वक्त हो गया है आज के विचार का। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही बात करिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और जब समय बदलता है तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। इसलिए कभी भी अहंकार गुरूर हमें नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम किस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दर्शकों, आपने अपने घर में अपने से बड़ों लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि इनकम टैक्स फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न करना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते कि इनकम टैक्स फाइल करने का मतलब क्या है, और जो समझ पाते हैं अगर वो परिचित हैं तो वो इनकम टैक्स फाइल करने की तमाम वो ज़रूरी जो जानकारियाँ होते हैं उससे अवगत नहीं होते। तो जी हाँ, आज कार्यक्रम में हम आपके लिए यही विषय लेकर आए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें। जी हाँ, तमाम जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे और यह जानकारियाँ साझा करने के लिए हमारे साथ है भारती कुकरेजा जी। मैम, स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। आप सीए हैं और इसी के साथ दर्शकों हमारे साथ एक मेहमान भी हैं, सरिता बघेला जी। आप कवित्री हैं। स्वागत है मैम आपका भी। आज आपकी कविताएं हमारे दर्शकों को आप सुनाएगी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले विषय पर चर्चा करते हुए। तो आइए भारती मैम से सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि इनकम टैक्स भरना क्यों ज़रूरी है। जी, जैसे कि आपने बताया दर्शकों को कि इनकम टैक्स रिटर्न लगभग घर के सारे ही बड़े लोग इनके फाइल करते रहे होंगे जी। तो जब भी आप इनकम अर्न करना, कुछ भी आय आप जब कमाना शुरू करते हैं जी। तो सरकार ने एक लिमिट प्रोवाइड की है 2.5 लाख रुपए तक। 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है से मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फाइल नहीं कर सकते, आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं, पर आपके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है, आपके ऊपर ये कंपलसरी नहीं है 2.5 लाख तक कि आपको रिटर्न फाइल करनी ही है ना। तो इनकम टैक्स रिटर्न 2.5 लाख के ऊपर जो भी आय अर्न करते हैं, जो भी इनकम अर्न करते हैं, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और करना चाहिए। क्यों चाहिए? देखिए, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले, आप जो भी इनकम अर्न करते हैं वो आप इनकम गवर्नमेंट को डिक्लेयर करते हैं कि हम ये इनकम इतना अर्न करते हैं साल में, और उतना इनकम किस सोर्स से आप अर्न कर रहे हैं, कहाँ से वो पैसा आप कमा रहे हैं, ये आप सरकार को बताते हैं। दूसरी चीज़ कि जब भी आप कुछ लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं
तब आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब बैंक आपसे आपकी इनकम का प्रूफ मांगता है, तो वो इनकम का प्रूफ आपका इनकम टैक्स रिटर्न ही होता है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपसे बात करूं तो इनकम टैक्स रिटर्न मतलब आपकी इनकम का एक प्रूफ है कि हम ये इनकम अर्न करते हैं, और ये इनकम आप अर्न करते हैं ये बताने के लिए कहीं पर भी, चाहे सरकार को, चाहे बैंक में या कहीं और भी, लगभग कई बार ऐसा होता है कि वीज़ा के लिए लोग अप्लाई करते हैं, बाहर इंडिया के बाहर जाने के लिए जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपसे इनकम के प्रूफ में आपका इनकम टैक्स रिटर्न मांगा जाता है। तो इनकम टैक्स रिटर्न के कुछ ऐसे ही कारण हैं जिनकी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते रहना चाहिए। और फाइल करते रहना चाहिए से मेरा मतलब ये है कि आपको हर साल आपका रिटर्न फाइल करना चाहिए, जिससे आपका जो इनकम प्रूफ है वो हर साल पता चलता रहे, सरकार को भी पता चले, और जब भी आप ऐसी स्थिति में आए, बैंक लोन के लिए अप्लाई करना पड़े या वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़े, तब आपके पास आपके रिटर्न्स के प्रूफ रहे। जी बिल्कुल मैम, एक सवाल बेशक सभी के मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम सरकार को प्रूफ दे रहे हैं कि ये इनकम हम अर्जित करते हैं, ये हम इनकम करते हैं। मैम जो हमारी सैलरी होती है, जो हमें सैलरी मिलती है हर महीने अगर हम बात करें, तो उससे भी इनकम टैक्स कटता है जी बिल्कुल। हाँ, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर भी इनकम टैक्स देते हैं जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि जब हम ऑलरेडी इनकम टैक्स दे रहे हैं, सरकार के पास ऑलरेडी लेखा जोखा है कि हम ये अर्न कर रहे हैं और इससे वहाँ पे वो डिडक्ट हो जा रहा है, तो फिर ये साल में क्यों ये हमको पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये हमें क्यों अंतिम तिथि जो कि 31 जुलाई डिसाइडेड है उसमें हमें क्यों लेखा जोखा देना होता है? जी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से आपके सैलरी में से टीडीएस कंपोनेंट डिडक्ट हो रहा है जी, टैक्स जो आपका डिडक्ट हो रहा है वो डिडक्ट होने के अलावा भी आपके सैलरी के अलावा भी दूसरी इनकम्स हो सकती हैं। जी। जैसे आपको बैंक से इंटरेस्ट मिल सकता है, अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सेल किया है, या आपने म्यूचुअल फंड सेल किए हैं, या शेयर ट्रेडिंग लोग करते हैं, जी, तो इन जगहों से भी आपकी इनकम जनरेट होती है। जी, तो इस सारी इनकम को एक साथ दिखाने के लिए एक तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, दूसरा जो आपको सैलरी मिल रही है वो आप खुद भी सर्टिफाई करके गवर्नमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न के थ्रू बताते हैं कि हाँ ये हमने साल भर में अमाउंट अर्न किया है, जी। और इतने ही अमाउंट पर हमारा जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स हम आपको पे करते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, इसका मतलब ये है कि जो हम जॉब करते हैं, जो हमें सैलरी मिलती है, कई बार उसके अलावा भी हमारे सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं, तो इसलिए ये हमें बताना बेहद ज़रूरी होता है कि साल भर किन किन सोर्सों से हमारी इनकम हुई है। यहाँ पर आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि हमारा कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जी हाँ दर्शकों, ये विषय भी सभी के लिए, हम सभी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं फ़ोन नंबर्स के माध्यम से, और अगर कोई भी आपके मन में प्रश्न हो या कोई भी परेशानी हो इनकम टैक्स भरने से संबंधित, तो बिल्कुल हमारे आज के विशेषज्ञ से आप सलाह भी ले सकते हैं। फ़ोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसके साथ मैं भी आपको बता देती हूँ, जो हमारा लैंडलाइन नंबर है वो है 0755 266 0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। चलिए जी, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। जी हाँ, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है आपका, बाराबंकी से आप हमसे जुड़े हैं, अपना प्रश्न करें। नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न करें। हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, कुछ तकनीकी कारण से हम उनसे जुड़ नहीं पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम, यहाँ पर बात निकली थी दायरों की, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं कि कौन कौन से लोग इनकम टैक्स भरने के दायरे में आते हैं और कौन नहीं आते हैं। जी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने जो छूट दी है जी, वो 2.5 लाख रुपए तक की सालाना इनकम अगर आप अर्न करते हैं, अगर आप सालाना 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी नहीं है।
2.5 लाख रुपए से ऊपर अगर जी। आप कमाते हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है, 2.5 लाख के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने जिन लोगों को जी मैम, हम आपका उत्तर जारी रखेंगे। यहाँ पे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी। जी, अपना प्रश्न करें आप। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा ताराबंशी गाँव बसोली पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि इनकम टैक्स भरने के लिए ये उचित कौन सा जो 50 वर्ष होता है उसमें भरे कि हर महीने भरे कि 6 महीने भरे, जिससे हमको फायदा हो सके। क्वेश्चन क्लियर नहीं है। जी, एक बार आप अपना प्रश्न फिर से बोल दें नंद स्वरूप जी। मैं जानना ये चाहता हूँ इनकम टैक्स भरने के लिए उचित समय कौन सा है? ये जो 50 वर्ष होता है वो अच्छा होता है कि हर महीने भरे, हमारी में भरे, जिससे हमको इनकम टैक्स से लाभ मिल सके? उचित समय कौन सा है? ये जो तिथि होती है इसी में भरना है या फिर हर महीने, या उचित समय जी, क्या है? अगर आप टैक्स की बात कर रहे हैं, आपको टैक्स कब पे करना चाहिए, तो टैक्स आपको पे करने के 4 डेट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं एडवांस टैक्स पेमेंट के। एक 15 जून होता है, फिर आपका 15 सितंबर होता है, देन आपका 15 दिसंबर होता है और 15 मार्च होता है। ये 4 डेट्स पर आप साल भर के जो भी आप एस्टिमेट करते हैं कि इतना इनकम आप अर्न करने वाले हैं साल भर में, तो इन 4 डेट्स पर एक तो आप एडवांस टैक्स भर सकते हैं। बात रही आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना चाहिए, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट होती है लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 इस साल के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं तो अभी जो साल बीता है उसकी आखिरी डेट है 31। अगर आप ऑडिट नहीं करवाते हैं बुक्स का, आपके अकाउंट्स अगर ऑडिट नहीं होते हैं, तो उस केस में ये लास्ट डेट है। इससे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। मैम, हम बातचीत कर रहे थे दायरों के बारे में कि किन किन को भरना चाहिए। आपने बताया था कि 2.5 लाख तक जिनकी इनकम है उनको इनकम टैक्स नहीं भरना होता है। जी, 2.5 लाख रुपए तक अगर आप अर्न करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप अपनी इच्छा से भर सकते हैं। जी, पर जो 2.5 लाख से ऊपर अर्न करते हैं इनकम, उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी हो जाता है। जी मैम, यहाँ पर अगर हम स्लैब की बात करें, जो क्लासिफिकेशन उसकी बात करें, तो उस पर भी मैं चाहूँगी कि आप प्रकाश डालें। जी, स्लैब्स की बात करें तो 2.5 लाख के ऊपर जैसे कि इनकम टैक्स भरना ज़रूरी हो जाता है। जी, तो इसमें गवर्नमेंट ने अब 2 टैक्स स्लैब्स प्रोवाइड कर दिए हैं, एक ओल्ड टैक्स और दूसरा न्यू टैक्स अब आ गया है। जी, तो ओल्ड टैक्स में कुछ टैक्स स्लैब्स ऐसे आ जाते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। फिर 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी जो इनकम है जी, उस पर आपको 5% का टैक्स पे करना होता है। फिर 5 लाख से 10 लाख के स्लैब में है तो आपको 20% टैक्स पे करना होता है, और 10 लाख के ऊपर जो भी आपकी इनकम अर्न करते हैं आप, उस पर आपको 30% टैक्स पे करना होता है। ये ओल्ड टैक्स का स्लैब्स है। इसके बाद हम अगर न्यू टैक्स स्लैब्स की बात करते हैं तो न्यू टैक्स स्लैब्स में आपको मैम 2.5 लाख न्यू तक- टैक्स स्लैब्स के बारे में हम जानेंगे। इसके पहले यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। जी। महेश जी, स्वागत है। आप भोपाल से हमसे जुड़े हुए हैं, अपना प्रश्न करें। महेश वर्मा जी, स्वागत है आपका, अपना प्रश्न करें। जी बोलिए, आप अपना प्रश्न करें आप। मैडम, मेरा सवाल ये है कि जैसे अपने अकाउंट में LIC है, SBI लाइफ है, इनका जो अमाउंट आता है तो वो भी टैक्सेबल है क्या? सर, LIC और SBI लाइफ इंश्योरेंस वगैरह के जो आपके अमाउंट्स रहते हैं उनमें आपको 80C के अंदर डिडक्शन मिल जाता है। डिडक्शन आप कुछ आपके इनकम्स में क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपने जो बताया LIC के अमाउंट्स की अगर आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, जी, तो 80C सेक्शन के अंडर गवर्नमेंट आपको डिडक्शंस प्रोवाइड करते हैं जी। 1.5 लाख रुपए तक। तो उसके इस सेक्शन के अंदर आप उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, मैम से न्यू टैक्स रेट्स हम जानेंगे।
जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे साथ स्टूडियो में आज एक मेहमान भी हैं। जी हाँ, सरिता जी जो एक कवित्री हैं। तो चलिए चलते हैं सरिता जी के पास और उनसे जानते हैं कि सबसे पहले वो हमारे दर्शकों के लिए क्या प्रस्तुत करेंगे आज। सरिता जी, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो माह चल रहा है वो श्रावण का महीना चल रहा है, तो क्यों ना कार्यक्रम में शुरुआत करी जाए एक कुछ भक्ति या फिर भजन से। बिल्कुल। श्रावण मास पे सभी को शुभकामना। और भजन क्योंकि भगवान भोलेनाथ का मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने, तो प्रस्तुत है भजन। जी। पेठे के लाशी बिछा के मृगछाला, हाथ में डमरू ले बजा रहे डम डम। बैठे के लाशी बिछा के मृगछाला, हाथ में ले डमरू बजा रहे डम डम। लो हो रहे हम सब मगन पी के भंग, जाट में गंग की है धारा। लो हो रहे हम सब पी कर मगन, जाट में है गंग की धारा। सर्पों के कानों में कुंडल, सर्पों के गले में माला। सर्पों के कानों में कुंडल, सर्पों की गले में माला। बैठे के लाशी बिछा के मृगछाला, हाथ में ले डमरू बजा रहे डम डम। गले में मुंडों की माला और सर्पों की माला। नीलकंठ का कंठ है नीला नीला, नीलकंठ का कंठ है नीला नीला। हाथ सजाए छोटी छोटी नागन लगे, बड़ी प्यारी प्यारी। बैठे कैलाशी बिछा के मृगछाला, हाथ में डमरू ले बजा रहे डम डम। तन पर भस्म लगाए गोरा को कितने भाए, तन पर भस्म लगाए गोरा को कितने भाए। जटा शंकर वह कहलाए, जटा शंकर वह कहलाए। हाथों में त्रिशूल उठाए, बैठे कैलाशी बिछा के मृगछाला, हाथ में ले डमरू बजा रहे डम डम। मैम बहुत सुंदर। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो भजन है ये आपने ही लिखा है? जी, मैंने ही लिखा है। और ये भजन आप कभी गए हो जटाशंकर पचमढ़ी में, वहाँ मैं गई थी और वहाँ बैठे बैठे ये भजन मुझे लगा के लिखना चाहिए। और रिमझिम फुहार और वहाँ का ये मौसम जो बारिश का होता है बहुत ही अच्छा होता है। कभी आप पचमढ़ी जाएंगे और जटाशंकर के दर्शन करेंगे तो भोलेनाथ की भक्ति में मग्न हो जाएंगे। जी बिल्कुल। दर्शकों, आप सभी को यहाँ पर बताना चाहूँगी कि सरिता जी की 2 पुस्तिका प्रकाशित हो चुकी हैं। एक काला कौआ और दूसरी सरिता की लहरें। तो क्यों ना सरिता की लहरों से मैम हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल। एक रिमझिम फुहार, क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि सावन की झड़ी है, तो रिमझिम पे एक छोटी सी कविता। धुला धुला सा मौसम प्यारा, खिली खिली सी कलियाँ। धुला धुला सा मौसम प्यारा, खिली खिली सी है कलियाँ। बूंदों से बिखर गई पंखुड़ियाँ, जो दुबकी बैठी थी चिड़िया। बूंदों से बिखर गई पंखुड़ियाँ, जो दुबकी बैठी थी चिड़िया। अब उड़ती शोर मचाती, फिर घने बादल देख नीचे आती। अब उड़ती शोर मचाती, फिर घने बादल देख नीचे आती। घटाएं देखो कहाँ उड़ कर जाती, रिमझिम की फिर बूंदें ले आती। घटाएं देखो कहाँ उड़ कर जाती, रिमझिम की फिर बूंदें ले आती। बारिश के लिए सभी लोगों को ये चिड़ियाओं का कर्रा बहुत अच्छा लगता है और हम भी प्रसन्नचित होते हैं। जी बिल्कुल। ये जो मौसम है, मेरे ख्याल से इस मौसम में लेखन में ज़्यादा मन लगता होगा, क्योंकि ये मौसम अपने आप में इतना खूबसूरत होता है।
चिड़ियों की चहचहाहट हमारे आसपास होती है, पानी की बौछार हमारे ऊपर होती है, हरियाली चारों ओर हमें देखने मिलती है, तो बिल्कुल अपने आप ही कलम चलने लगते होंगे। क्या कहना है आपका सरिता जी? बिल्कुल, हम इस समय भक्तिमय भी होते हैं और प्राकृतिक रंग में भी रंग जाते हैं। प्रकृति इस कह सकते हैं कि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। जैसे यदि हम बादल को देखते हैं तो बादल पे हम अपना कलम चलाने लगते हैं, झूले को देखते हैं तो झूलन पे हम अपना कलम चलाने लगते हैं। यदि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें लगता है कि इस पे हमें कुछ लिखना चाहिए और हमारे सहसा मन में कुछ लेखन के लिए आ जाता है। अभी जैसे जन्माष्टमी आने वाली है तो कृष्ण पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ मैं जी। कृष्ण मुरारी। हे हे मेरे कृष्ण मुरारी, मैं नादान सखी तिहारी। हे मेरे कृष्ण मुरारी, मैं नादान सखी तिहारी। जग से मोना छोटा जाए, ये बंधनों में बंध जा जाए। हे मेरे कृष्ण मुरारी, मैं अबोध मूर्ख ज्ञानी, आप हो पूरे जग के ज्ञानी। मैं अबोध मूर्ख ज्ञानी, आप हो पूरे जग के ज्ञानी। इस भव सागर से पार लगाओ, मोह बंधन से आके छुटाओ। हे मेरे कृष्ण मुरारी, सरिता की कलम में ताकत बन जाओ। हे मेरे कृष्ण मुरारी, कुंठित ना हो भावना कभी हमारी, जीवन में सुख समृद्धि आए। हे मेरे कृष्ण मुरारी, मैं नादान सखी तुम्हारी। मैम बहुत सुंदर। दर्शकों, कार्यक्रम में आगे भी हम सरिता मैम की कविताएं सुनते रहेंगे, लेकिन अभी चलते हैं भारती मैम के पास और जानते हैं उनसे न्यू टैक्स रेट्स के बारे में। जी, न्यू टैक्स रेट्स की अगर हम बात करें तो 2.5 लाख तक उसमें भी छूट है जी। फिर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर सेम है 5% न्यू टैक्स में भी। फिर इसके आगे अब इसमें स्लैब्स थोड़े ज़्यादा हैं। 5 लाख से 7.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 10% टैक्स लगता है। इसके बाद 7.5 लाख से 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो टैक्स आपके ऊपर 15% लगेगा। फिर 10 लाख से अगर 12.5 लाख तक की इनकम है तो 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक इनकम है तो 25%, और इसके ऊपर जितना भी आपका इनकम होता है 15 लाख से ऊपर तो 30% टैक्स लगेगा। अब इस साल के लिए तो नहीं, पर अगले साल के लिए न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। ऐसे ही ओल्ड टैक्स में अभी भी, ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स दोनों में ही अभी इस साल के लिए भी 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। क्यों नहीं पे करना है? क्योंकि जो भी टैक्स बनता है 12,500 रुपये का टैक्स बनता है कैलकुलेट करने पर, तो वो 12,500 रुपये सरकार ने आपको रिबेट दिया हुआ है, जिसकी वजह से 5 लाख रुपए तक आपके ऊपर 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपके ऊपर कुछ भी टैक्स पेमेंट नहीं लगता है। जी बिल्कुल मैम, ये तो बात हो गई कि कहाँ तक क्या क्या दायरे हैं टैक्स पे करने के लिए। अब मैम, जो टैक्स पे करना चाहते हैं, जो टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से फाइल कर सकते हैं? क्योंकि कई बार लोगों के पास जानकारी का अभाव भी रहता है और वो करना चाहते हैं पर सही तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस बात पर आप प्रकाश डालें। जी, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के ऑनलाइन मोड बेसिकली अब सारा रिटर्न जो है वो ऑनलाइन मोड पर जाता है जी। और ऑनलाइन मोड पर गवर्नमेंट की वेबसाइट है incometax.gov.in। जी। इस वेबसाइट पर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आप खुद से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं इस वेबसाइट पर सबसे पहले अगर आप पहली बार अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पैन को रजिस्टर करना पड़ेगा। जी।
को रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ बेसिक डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि आपका पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इन बेसिक जानकारियों के साथ आप अपने आप को इनकम टैक्स की पोर्टल पर कहते हैं या इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार जब आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर कर लिया, तो इसके बाद उसी वेबसाइट पर लॉगिन करके आप अपने अकाउंट में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जी मैम, कुछ दस्तावेजों यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं सैलरी स्लिप की, कि आजकल क्योंकि सैलरी स्लिप बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो क्यों ज़रूरी होती है, उसका महत्व क्या होता है, ये लोगों को इस बात का आइडिया नहीं है। क्योंकि पहले के वक्त में जब लोग इनकम टैक्स भरते थे तो कई बार वो उनको सैलरी स्लिप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और आज के समय में अगर कोई उनसे इनकम टैक्स भरने के लिए सैलरी स्लिप मांगता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जी देखिए, अगर मैं सैलरी रिटर्न्स की बात करूं तो जनरली जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे फॉर्म 16 डिमांड किया जाता है। फॉर्म 16 में उनका साल भर का जो भी सैलरी होता है या कुछ डिडक्शंस होते हैं, उनके कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो उसका डिटेल्स होता है फॉर्म 16 के पार्ट बी में। फॉर्म 16 भी दो पार्ट्स में होता है। एक होता है पार्ट ए, जो कि ये दर्शाता है कि आपका टीडीएस साल भर में कितना डिडक्ट हुआ है, और पार्ट बी जो होता है फॉर्म 16 का, उसमें सैलरी का बाकी का डिटेल्स प्रोवाइड किया जाता है। जी। तो पर कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म 16 के पार्ट बी में बहुत सारी ऐसी सैलरी के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नहीं अवेलेबल होते हैं, नहीं दिए जाते हैं फॉर्म 16 में। तो इस कारण से हमें सैलरी स्लिप्स रिक्वायर्ड होती हैं। सैलरी स्लिप्स में आपके सैलरी का डिटेल दिया रहता है कि जैसे बेसिक पे कितना रहा है आपका, आपका डीएनएस अलाउंस कितना रहा है, मेडिकल अलाउंस क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या रहा है, फूड अलाउंस अगर कुछ है, एजुकेशन अलाउंस है। ऐसे कई सारे अलाउंसेस होते हैं सैलरी स्लिप में, जो कि डिटेल हमें सैलरी स्लिप के थ्रू ही मिल पाती है। और उनमें कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिनका हम डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जो कि सरकार आपको अलाउ करती है उन कंपोनेंट्स का डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो ताकि किसी भी पर्सन को उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो प्रॉपरली फाइल हो सके, उनके डिडक्शंस ठीक तरीके से क्लेम किए जा सके, इसलिए सैलरी स्लिप प्रोवाइड करना ज़रूरी रहता है। जी मैम, कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इनकम टैक्स फाइल करते वक्त? जी, इनकम टैक्स फाइल करते वक्त कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बहुत ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो अब इनकम टैक्स पोर्टल पर AIS करके एक ऑप्शन अपडेट हुआ है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें आपकी लगभग सारी इनकम्स की जानकारी अपडेट हो जाती है। पहले के टाइम पर ये रहता था कि लोग अगर जैसे सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन अपना फॉर्म 16 तो प्रोवाइड कर देते थे जी, पर उसके अलावा भी उनके कुछ इनकम्स होते थे जो शायद उन्हीं को जानकारी नहीं होती थी कि ये इनकम हमें इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी है। तो इस कारण से वो इसका इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। ऐसे क्या इनकम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको बैंक से अगर आपने बैंक में कुछ FDs करवाए हैं तो उस पर इंटरेस्ट आता होगा और वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, पर कई बार लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से वो ये इन्फॉर्मेशन अपने CA या लॉयर जिनसे भी वो रिटर्न फाइल करवाते हैं उन तक नहीं पहुंचा पाते। तो अब जो इनकम टैक्स पोर्टल पर ये ऑप्शन अपडेट हुआ है AIS का, उसमें लगभग आपकी सारी जानकारी, सारी जो भी इनकम्स हैं वो अब रिफ्लेक्ट होने लगती है। जैसे कि आपने जहाँ से भी जो भी सैलरी अर्न की है वो रिफ्लेक्ट होती है। इसके अलावा अगर आपका बैंक में अकाउंट है तो उसमें कितना आपको सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल रहा है और कितना आपको FDs या टर्म डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी अपडेट होता है। इसके अलावा अगर आप शेयर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं या शायद प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ किया है आपने, तो ये सारी ही इंफॉर्मेशंस अब इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट हो जाती है, जिससे हमें भी आसानी होती है कहीं ना कहीं
उस असेसी या उस पर्सन से कंफर्म करने के लिए कि आपकी ये इनकम्स भी शो हो रही हैं, तो वो फिर उस इनकम से रिलेटेड जानकारी दे पाते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि हाँ ये इनकम्स भी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, ये जो बातों का सिलसिला है, जानकारियाँ आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है फिट है तो हिट है सेगमेंट का। देखिए, फिटनेस का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है, घर से बाहर हम निकल नहीं सकते, हम रनिंग पे जा नहीं सकते, या फिर जो लोग वॉक पर जाते थे वो सब अभी संभव नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें घर पर, क्योंकि ऐसे मौसम में अगर आप ध्यान दें तो हमारा वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कैसे घर पर रहते हुए हम अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे इस सेगमेंट में। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो सब तरीके हैं जिससे हम अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं इस मौसम में। अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी सुखात्मक आसन में बैठेंगे। अब हम अपनी आँखों को धीरे से बंद करेंगे। इस क्रिया को करने के लिए हमारे मेरुदंड का सीधा हो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखने के बाद राइट हैंड से अपनी शुरुआत की दोनों उंगलियों को मोड़ेंगे। सिर्फ हमारी अनामिका उंगली और अंगूठे का प्रयोग हम अनुलोम विलोम में करते हैं। अनुलोम विलोम को करने के लिए अब हम अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम अपनी क्षमतानुसार सांस को लेंगे। अब अपनी बाईं नासिका को हम बंद करेंगे। इसके बाद हम दाईं नासिका से अपने धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। अब हम अपनी दाईं नासिका से पुनः धीरे धीरे श्वास लेंगे। यथासंभव हम श्वास लेंगे। हम इसमें शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अपनी हम दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को रगड़कर आपस में रगड़ेंगे और आँखों पर रखेंगे और आँखों पे से हाथ हटाते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। आइए अब हम करेंगे कपालभाति। इस कपालभाति क्रिया में श्वास लेना अपने आप ही हो जाता है। बस इस क्रिया में हमको श्वास को झटके से बाहर फेंकना होता है। ये आवृत्ति हम 1 मिनट में 120 स्ट्रोक करेंगे। इस क्रिया से वापस आने के लिए हम अपनी श्वास को अब धीरे धीरे लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। तो दर्शकों, अभी हमने देखा कि फिट है तो हिट है सेगमेंट में आपको हमने दिखाए कुछ प्राणायाम। जी हाँ, आप इन प्राणायामों को करके आप बिल्कुल अपना स्वास्थ्य बराबरी से इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं, अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्राणायाम हमें अंदरूनी तौर पर अच्छा रखते हैं, मजबूत बनाते हैं, स्वस्थ बने रहने में हमारी मदद भी करते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम पर काम करते हैं। तो बिल्कुल इन्हें आप ज़रूर अपने रूटीन में लेकर आएँ। हम बात कर रहे थे इनकम टैक्स पर, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मेहमान भी थी सरिता मैम। सरिता मैम, जहाँ तक मुझे पता चला है, लेखन के अलावा भी आपके बहुत सारे शौक रहे हैं। उनमें से एक अगर खास तौर से मैं बात करना चाहूँगी एक्टिंग का। आपने एक फिल्म करी थी
जिसका नाम था, जो कि जिसमें आपने मोनो एक्टिंग करी थी, जिसका नाम था पानी कहाँ गया, और इस फिल्म को सम्मानित भी किया गया था। तो मैं चाहूँगी कि इस जो आपकी मोनो एक्टिंग थी, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, ये मूक फिल्म है और ये देखा जाए तो हम पानी की जो हमारे पास जैसे अभी हार्ड वेस्टिंग नहीं है, घरों में पानी गिरता है, बारिश का पानी एकत्रित करने की, हमें संचय करने की इस बारे में सोचना चाहिए। और अक्सर जब पानी की किल्लत होने लगती है, गर्मी ज़्यादा होने लगती है और उस समय त्राहिमाम होने लगता है कि हम पानी कैसे संचित करें, तब तो मुसीबत हो जाती है ना। तो हम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पानी का संचय करें। इस संदेश को लेकर के एक टेलीफिल्म बनी जिसे मूक फिल्म है, और उसमें मुझे लीड रोल का अवसर मिला। मेरे बेटे ने भी उसमें रोल किया था। और ऐसी भीषण गर्मी थी उस समय, जबकि हमारा भोपाल का तटीय टापू तक पैदल जा सकते थे हम बड़े तालाब में। तो उस समय हमारी शूट की गई थी एक गांव में, जहां पर पूरे टाइम गर्मी की मार को लेकर हमने शूट किया था। और वो फिल्म में दतिया में बेस्ट कलाकार अवार्ड मिला था, और यहाँ समन्वय भवन में हमें सम्मानित किया गया था जब ये पुरस्कार मिला। तो कई लोगों ने उसको फिल्म को समझा और कई लोगों ने उसको नज़रअंदाज भी किया। फिर बाद में जब देखा और समझा तो वाकई में मैंने, जैसे मेरे घर में भी है हार्ड वेस्टिंग, मैं सलाह देना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को अभी पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए। जितना हम प्रकृति से खेलेंगे फिर हम आगे जाके परेशान होंगे। तो पानी का संचय करें। इस फिल्म में संदेश है, बहुत ही अच्छी फिल्म है। यदि आप देखना चाहें तो YouTube पे भी अवेलेबल है। इसकी लिंक मेरी, इसमें मोनो एक्टिंग यानी कि आपने बिना बोले 3 घंटे की मूवी है जी। जो भावनाओं की अभिव्यक्ति कहें हम जो होती है उसे कि बिना शब्दों के भावनाओं को व्यक्त किया गया, उसे मोनो एक्टिंग कहा गया है। मैम, क्योंकि देखिए सावन का महीना चल रहा है और जो तीज त्योहार हैं वो उनकी भी झड़ी अगर देखें तो हम शुरू हो जाती है, और एक जो मुख्यतः हमारा जो फेस्टिवल है, जो हमारा त्योहार है, वो है राखी। और राखी भी काफ़ी समीप है, आने ही वाला है। तो क्यों ना हमारे दर्शकों को हम राखी पे आपकी कविता सुनाएं। जी, राखी पे प्रस्तुत कर रही हूँ मैं भाई के लिए एक अनुरोध सभी बहनों की ओर से, क्योंकि प्रेम का बंधन भाई से ही है। और आज जिस तरह से हम प्रेम को व्यापार के रूप में देखने लगे हैं, तो अनुरोध है सभी भाइयों के लिए, प्रेम का रिश्ते के लिए। प्रेम का रिश्ता कविता पढ़ रही हूँ मैं आप सबके समक्ष। आज रिश्ते हो गए व्यापार, सब भूल गए क्यों प्यार का व्यवहार। फ़ोन ही हो गया जीवन का आधार, बहन चाहे कुछ प्रेम का संबंध और प्यार। भाई देख रहा जेब में जाता हाथ, बरस भर जो बटोरा देने आई आशीष का वे कटोरा। ना चाहे दौलत का वे भंडार, क्या प्रेम संबंधों को भूल गए सारे आधार। आज रिश्ते हो गए व्यापार। विदाई के समय भी दिया था ना ढेरों आशीर्वाद, मांगा था एक वचन, वीरा बरस में आओगे एक बार मेरे द्वार। सम्मान से तुम्हारे साथ जाऊंगी, फिर मायके की रोटी खाऊंगी, वरना ना आ पाऊंगी। बोलो छोड़ के तुम आओगे अपने सारे काम काज, तब चल दूंगी साथ। मैं भूल के सारे दुख दर्द के राज, तुम्हारे आने से बढ़ता मेरा सम्मान, नहीं तो ऐसे जीवन का क्या मान। अब लगता है ना त्योहारों का पहले जैसा उत्साह, आज रिश्ते हो गए व्यापार। आज रिश्ते हो गए व्यापार। आज रिश्ते हो गए व्यापार। एक बहन जो अपने भाई से कह रही है, मतलब एक भाई के आने का कितना महत्व है उसके जीवन में, ये हमें आपकी कविताओं की पंक्तियों में साफ साफ दिख रहा है। मैम, क्यों ना दर्शकों को आपकी एक कविता जो मैंने पढ़ी थी वो थी बरखा की खड़ी जड़ी, बरखा की झड़ी। जी हाँ, और इसके साथ बादल, बरखा की झड़ी काले बादल आए। जी, तो क्यों ना ये वाली कविता हम हमारे दर्शकों के समक्ष आपकी प्रस्तुत करें। जी। पहले तो मैं बादल पर ही एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ जी। अभी देख रहे हैं आप लगातार काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, और बादल जो काले पड़ जाते हैं, गरजते हैं,
तो हमारे बच्चे भी ना उसमें खेलने के लिए मचलते हैं। तो ये बाल कविता के रूप में है। गरज गरज के बादल बरस रहे हैं, जी। गड्ढे जगह जगह भर रहे हैं, चुन्नू मुन्नू जब देखें गड्ढे को, कागज की नाव अपनी तैरा रहे हैं। जो बारिश थोड़ी आए, नाव पानी में डूब जाए, चुन्नू मुन्नू की मस्ती सूझी, दोनों मिलकर छपाछप हंस रहे हैं। बचपन देखो कितना सलोना, छोटी छोटी खुशियों में चमक रहा चेहरा जैसे सोना, चमक रहा है चेहरा जैसे सोना। मीठी मुस्कान देख मैं भी उनके संग होली, बारिश व बच्चों के संग बचपन को फिर मैं जी ली। सरिता का है बच्चों स्वच्छता का रखना ध्यान, बारिश में अधिक ना भीगना, स्वास्थ्य है तो सच्ची पूंजी याद रखना। गरज गरज के बादल बरस रहे हैं। जी बिल्कुल मैम, आपकी जो कविताओं की पंक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया। बिल्कुल, तो दर्शकों मैम सरिता मैम की कविताएं हम आगे भी सुनते रहेंगे। चलते हैं भारती मैम के पास। और मैम, पैसे बचाना किसे पसंद नहीं होता, तो किस तरह हम टैक्स कम से कम भर सकते हैं, टैक्स डिडक्शन की बात करते हैं और इससे संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को देते हैं। जी, आजकल ये सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि टैक्स सेविंग कैसे की जाए। जी। तो इसके लिए मैं आपको यही कुछ सजेशंस दूंगी। जो सरकार ने भी आपको कुछ छूट दी हुई है टैक्स से, कुछ सेक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं जिनके थ्रू आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। ऐसे ही एक सेक्शन की मैं बात करती हूँ, जैसे कि सेक्शन 80C। इस सेक्शन 80C में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो लिमिट प्रोवाइड की है उसमें आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। अब इसमें कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको छूट मिल सकती है, तो पहला ऐसा इन्वेस्टमेंट है आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा सकते हैं। तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट है, जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं सालाना, उसका आपको छूट मिलता है। इसके अलावा कुछ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनमें आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं बच्चों की जो ट्यूशन फीस कंपोनेंट, जो स्कूल फीस या कॉलेज फीस आप पे करते हैं, उसमें ट्यूशन फीस का एक कंपोनेंट होता है, उसमें आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 80C के अंदर ही। होम लोन आप लेते हैं तो होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते हैं बैंक को, उसमें भी आपको 80C में छूट मिलती है। इसके अलावा 80C में जो और चीज़ें होती हैं, 5 साल के ऊपर की अगर आप FD करवाते हैं बैंक में, फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं, तो वहाँ से आपको छूट मिलती है 80C में। आप जब भी घर परचेज करते हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसमें आप स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट पे करते हैं जी। उस स्टैम्प ड्यूटी का भी आपको 80C में डिडक्शन मिलता है जी। लेकिन 80C का जो लिमिट है वो 1.5 लाख है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही आप डिडक्शन ले सकते हैं, इसके ऊपर आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। दूसरी मैं बात करूंगी सेक्शन 80D की। आजकल सभी लोग अपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाने में यकीन रखते हैं, है ना। हम सोचते हैं कि कहीं भी कभी भी कुछ बीमारी हो जाए तो मेडिकल के खर्चे बियर करना आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जी बिल्कुल। तो लगभग लोग मेडिकल इंश्योरेंस सभी करवा लेते ही हैं, रहे जी। हैं। तो उसमें भी जो आप प्रीमियम पे करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो आप सालाना प्रीमियम पे करते हैं, जी। उस पर भी छूट मिलती है। उस पर जो छूट है, अगर आप 60 साल के नीचे हैं तो मैक्सिमम आप 25,000 रुपये तक के प्रीमियम की छूट ले सकते हैं, और अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो 50,000 तक की आपको छूट मिलती है। अच्छा, अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो जो आपके मेडिकल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हॉस्पिटल के जो खर्चे होते हैं, जी। आप उनका भी छूट ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पर, जी। वहाँ पर भी आपको 10,000 रुपये तक जो इंटरेस्ट है उसकी छूट है, अगर आप 60 साल के नीचे हैं तो, जी। है ना। और अगर आप 60 साल के ऊपर हैं तो फिर आपको सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का, प्लस जो आपको FDs पर इंटरेस्ट मिलता है, जी। इन दोनों का ही आपको छूट मिलता है 50,000 रुपये तक का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपको होम लोन
का जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर भी आपको 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। इसके अलावा आप एजुकेशन लोन लेते हैं जी तो उस पर भी जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस पर भी आपको छूट मिलती है। और आप अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ संस्थाओं को या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन अगर करते हैं तो उस डोनेशन पर भी कुछ लिमिट तक आपको छूट मिलती है। जी तो ऐसे कुछ सेक्शंस, ऐसे कुछ छूट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके रखे हैं जो आप अपने इनकम में से क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन, और आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। जी मैम, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि जैसे कि कोई व्यक्ति अपने परिवार में, अपने जो उनके माता पिता हैं वो कुछ मेडिकल कंडीशन के चलते काफ़ी उनका जो ट्रीटमेंट है उसके चलते भी क्या वो ट्रीटमेंट शो करके उसमें भी कुछ डिडक्शन मिलता है? जी जी बिल्कुल मिलता है। इसके लिए भी सरकार ने कुछ ऐसे छूट दिए हैं। अगर कुछ गंभीर बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर है या डिसेबिलिटी है, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी है या पार्शियल डिसेबिलिटी है, तो इन कारणों से भी आप मेडिकल के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप कोई ऐसी जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो बिल्कुल आप उसे शो करके वहाँ पर भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। सरिता मैम, मैं चाहूँगी आप कोई प्रश्न मैम से करना चाहते हैं? जी मैं पूछना चाहती हूँ मैम कि जैसे आपने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जैसे हमने चाहा कि हमको कोई बीमारी के तहत हमने कोई क्लेम करते हैं, ठीक है, और वो क्लेम करने के बाद उतना पेमेंट जैसे जिस भी हम इंश्योरेंस से हमें प्राप्त होना है वे नहीं मिल पा रहा है मतलब उस कंडीशन में हमें अपना कैश अमाउंट यहाँ वहाँ से अरेंज करना पड़ रहा है, और फिर हमें जब यहाँ पर आते हैं और यहाँ भी हमें क्लेम प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जबकि आपने अभी जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी है, पर कई बार हम जब उसको फेस करते हैं तो वो रियलिटी में वैसा नहीं मिलता हमें, तो ऐसा क्यों होता है? ये कंडीशन ऐसी क्यों बन पाती है? मैम, अगर आप आपके मेडिकल क्लेम की बात करते हैं जी, तो उसके कुछ कारण ये रहते हैं कि कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, या हम सही तरीके से जो क्लेम्स हैं जो कंपनी में आप क्लेम फाइल करते हैं वहाँ पर कुछ सही प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, या शायद आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो रहा होगा। कुछ चीज़ें हिडन रहती हैं, जैसे कि जो चीज़ें हमें क्लेम करते समय बताया ही नहीं जाता है। जी जी तो वो ये जो हिडन चीज़ें होती हैं बाद में हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, हम परेशान। एक तो किसी व्यक्ति की बीमारी सबसे ज़्यादा व्यक्ति परिवार वालों को परेशान कर देती है, क्योंकि पूरा परिवार उसमें आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा होता है। तो इस बीच में क्लेम ना मिलना और ज़्यादा प्रताड़ना बढ़ा देता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है वो मानसिक तौर पे और आर्थिक रूप से दोनों से कहीं ना कहीं जूझ रहा होता है। मैम, यहाँ पर एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि कई बार इनकम टैक्स ना भरने पर या फिर कहें इनकम टैक्स लेट भरने पर हमें कुछ नुकसान यानी कि कुछ पेनाल्टीज देनी पड़ती हैं। उन पेनाल्टीज के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी सबसे पहले तो मैं सबको यही एक सलाह दूंगी कि जो इनकम टैक्स रिटर्न का टाइमलाइन होता है उसी टाइमलाइन तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, और जो भी आपका टैक्स पेमेंट होता है वो टाइमली टैक्स पेमेंट करना चाहिए। जी, जो टैक्स पेमेंट के लिए लायबल होते हैं, जिन्हें टैक्स पेमेंट करने की ज़रूरत है, अगर वो टैक्स की पेमेंट अगर वो लेट करते हैं तो उनके ऊपर इंटरेस्ट की लाइबिलिटी आ जाती है, उनके ऊपर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है टैक्स अमाउंट पर। और इसके साथ अगर आप आपका इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो यदि आपका इनकम 5 लाख तक है तब तो आपके ऊपर लेट फाइल करने पर 1,000 रुपये की पेनल्टी आएगी। मतलब 31 जुलाई जैसे इस साल के लिए ड्यू डेट है, अगर आप 31 जुलाई के बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और इनकम आपका 5 लाख से कम है या 5 लाख तक है, तब आपके ऊपर 1,000 रुपये की पेनल्टी रहेगी लेट फाइल करने पर। लेकिन यदि आपका इनकम 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है तो 31 दिसंबर तक अगर आप फाइल करेंगे तब आपको 5,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और इसके भी अगर आप बात करते हैं फाइल तब आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी।
तो यही सलाह रहती है हमेशा कि इनकम टैक्स रिटर्न्स आप टाइमली फाइल करें। जी बिल्कुल। सरिता मैम, मैं चाहूँगी कि कार्यक्रम के अंत में आप अपनी कविता के स्वरूप में कोई भी 2 लाइन में हमारे दर्शकों को मैसेज देते हुए जाएं। जी, 2 लाइन की यदि बात करते हैं तो फिर मैं मुक्तक पढ़ती हूँ एक छोटा सा पावस पर। जी पावस ऋतु। जी। पावस ऋतु सुहानी, आई ओढ़ चुनर धानी, खिले फूल सरसों महके, मन मद हो कर रही मनमानी, ऋतुराज है जग जानी, घटा की खुशी संग ले आनी, इंतजार में बरस भर बैठी मैं, प्यार में रंगे सभी प्राणी। जी तो बिल्कुल। ऋतुराज की सभी को शुभकामनाएं। जी बिल्कुल दर्शकों, ये श्रावण का महीना है और इस श्रावण के महीने में बिल्कुल आप कविताएं और जो इस मौसम का है और कविताओं के साथ इस मौसम का जो मज़ा है वो बढ़ जाता है। भारती मैम, मैं आपसे भी चाहूँगी कि जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन में संदेश देते हुए जाएं। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि आपका जो भी इनकम टैक्स है वो आप टाइमली पे करें, आपके इनकम टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली फाइल करें, और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम ज़रूर ध्यान रखें। जैसे आपका जो भी इनकम है आपका वो सारा इनकम रिपोर्ट करें इनकम टैक्स रिटर्न में, जिससे कि आपके ऊपर पेनल्टीज़, आपके ऊपर डिमांड्स के चांसेस जो हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल दर्शकों, इनकम टैक्स फाइल हम सभी को करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आज का अंक आप सभी को हमारा पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर मिलना होगा। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।